माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पे मुझे आपके साथ यहां लखनऊ में इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इसके कई कारण हैं। जब मैं 3 सितंबर 2017 में मंत्रिमंडल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया तो पहला कार्यक्रम मेरा लखनऊ में ही था और वो था लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन। वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और जिस जिस मंत्रालय में मैं रहा, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, सिविल एविएशन और अब पेट्रोलियम, तो जो मैंने उत्तर प्रदेश में काम देखा है और 9 वर्ष बहुत जल्दी बीत गए, पर जो आंकड़े हैं तो मैं समझता हूं कि ये आंकड़ों के साथ के बारे में पीपीटी में भी आपके साथ कुछ मैं असेसमेंट शेयर करूंगा। पर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष। उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेकर 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 में हम एक आजाद देश बने तो तब से लेकर आज तक जो हमारा जीवन है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो हमारी ओवरऑल सिविलाइजेशनल लाइफ में 1% है, सिर्फ 1%। एक और बहुत मशहूर लेखक हैं, उनका नाम है गुनार मिर्डाल। मुझे याद है उन्होंने एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा, अब मेरे शायद छोटी सी नाम पे गलती हो, उन्होंने लिखा है द ब्रिटिश एलीट लेफ्ट इंडिया लीविंग बिहाइंड एन आइडेंटिकल इंडियन एलीट। इसका मतलब यह हुआ अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई, पर जिनको वो पॉलिटिकल पावर सौंप गए वो उन जैसे ही थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है। तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं, पर जो मेरी सबमिशन आपसे ये है कि 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले, आप 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, इतने आंकड़े एक तरफ हैं, पर बाकी मैं आपको पीपीटी हम शुरू करें। पीपीटी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसकी हार्ड कॉपी आप सबको दे दी जाए। तो मैं पीपीटी में से कुछ स्लाइड्स लेके आपको उसके बारे करता हूं। आप स्लाइड आगे करिए। एक मिनट, हाँ, ये नहीं, ये वैक्सीन पे आ जाइए। देखिए 2019 में
आप एक पहला जो हमें 2019 के आखिर में और 2020 के शुरुआत में महामारी का सामना करना पड़ा हमें। उस समय हमारे हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति थी, मैं आपके साथ ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि 2004 और 2014 में जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो उन्होंने बंद कर दी। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास ना तो हेल्थ सेक्टर के लिए पीपीईज थे, वैक्सीन को तो छोड़ ही दीजिए। एक नई शुरुआत की और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर की जो रेस्टोरेशन हुई है, ये एक अपने आप में एक बड़ी मेजर सक्सेस स्टोरी है। ये स्लाइड बता रही है कि 220 करोड़ वैक्सीन बनाई गई और मुफ्त बांटी गई। मेरी अपनी जानकारी है कि ये थोड़ा फिगर भी डेटेड है और 224 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज मैन्युफैक्चर हुई और देश भर में बांटी गई। और दुनिया में 190 से अधिक देश हैं, उनमें से मैं समझता हूं कि 130 के करीब में हमारी वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है। कहां हम थे 2014 में और कहां हम पहुंचे हैं आज की दिन, ये एक सफर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये आंकड़े जो हैं बताते हैं कि 9 साल में क्या काम हुआ, पर ये तो पिछले 2-3 साल की बात है। आगे चढ़िए। जो हमारी योजनाएं हैं, पहले वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे आ जाइए या उसके पहले वाली, चलिए, मेरे वो स्लाइड की जरूरत भी नहीं है। मैं पता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 15 अगस्त 2014 जब आप देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा कि ये उनका कि बापूजी की जो 150वीं जयंती होगी, जो मनाएंगे हम 2 अक्टूबर 2019, उस समय द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन पे टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, कि हम भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री या शॉर्ट्स से मुक्त करवा लें। और इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कितनी आप टॉयलेट्स बनाएंगे, वो तो आंकड़े आपके सामने है, अभी एक स्लाइड में है, कोई 11 करोड़ या कितने टॉयलेट बनाए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। पर एक जो मुझे लगता है, और क्योंकि मुझे प्रिविलेज रहा है एक मंत्रालय में जिसमें वो अर्बन सेक्टर में जो काम किया है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स या पब्लिक या कम्युनिटी टॉयलेट्स एक चीज होती है, पर एक सरकार की योजना अगर वो जन आंदोलन बन जाए, तो आप देखते हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, आप उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े देखिए, आपके जो ग्रामीण इलाके हैं कैसे एकदम स्वच्छता में आ गए हैं। पर मैं इसको आगे ले जाऊंगा। हमने सिर्फ एक स्टेट था, एक राज्य था देश में, जो 2019 के 2 अक्टूबर तक जो अपने वो टारगेट नहीं मीट कर पाए। अब मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, पर सबको पता है कौन सा राज्य था वो। पर अब उनकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। अब पूरा देश ओपन डेफिकेशन फ्री है। और मेरी आपसे ये सबमिशन है कि ये नहीं है कि एक बार ही आपने सर्टिफिकेट ले लिया, ये कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं है। हम हर 6 महीने 8 महीने इंडिपेंडेंट एजेंसीज देखती हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, वो सही मायने में इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, और जहां पे ये है तो हम उनको नोटिस पे भी रख देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन, अमृत एक और मिशन है जिसमें जो हमारे शहर हैं, जिनकी जनसंख्या है 1 लाख से अधिक, 500 शहर, वहां पे वाटर टैप कनेक्शंस एक्सेट्रा। और जब ये दोनों योजनाएं
मैच्योर हुई तो केंद्रीय सरकार ने एसबीएम 2.0 और अमृत 2.0 दोनों स्कीम्स नई लाई और आपको जानकर के थोड़ी हैरानगी होगी पर खुशी भी होगी, जो बजट इन दोनों स्कीम्स का है 4,71,000 करोड़, क्योंकि जो थोड़ी कमी रह गई थी हमारी अमृत में, क्यों अमृत स्कीम तो कोई 65% हमारे शहरी इलाकों को कवर करती थी, अब उसको लाके पूरे देश में और उसमें और आगे हमारे जो शहर थे जो ओपन डेफिकेशन फ्री हुए उनको ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस एक्सेट्रा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी तो हम जब स्वच्छ भारत योजना की बात कर रहे थे, मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उनकी एक स्टडी मंगवाई कि 2014 और 2019 के बीच में जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे हमें क्या लाभ मिला। तो WHO की स्टडी कहती है कि 3 लाख से अधिक डेथ्स जो हैं वो हमने अवॉइड किए क्योंकि हमारी स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता की मतलब जो स्वास्थ्य पे असर है, ये आंकड़ा मैं समझता हूं अपने आप में बहुत जरूरी है। अभी मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे। पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन हुए हैं, बोथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और इसमें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि उनका एक सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक के सर पर एक छत पक्का मकान जिसमें सारी जो मॉडर्न सुविधाएं, शौचालय, गैस कनेक्शन, ये सब होने चाहिए। तो आप हमारे आंकड़े देखें तो 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए। और मैं जब मैं तो इस योजना के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा था जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई जून 2015 में, उस समय अगले 17 महीने दूसरी सरकार थी, अखिलेश जी थे। उन 17 महीने में केवल 17,000 आवास का ये डिमांड आई हमारे पास। हमारे अधिकारी लोग वही थे, दोनों उत्तर प्रदेश के थे। दुर्गा शंकर जी थे उस समय सचिव, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अमित अभिराज जी, वो भी वो थे। पर वो 17,000 लेके उस समय से आपके अगले 17 महीने में ये 17,000 17 लाख बन गए। ग्रामीण इलाके में भी आपके यहां कोई 28,91,736 ये सब आंकड़े जो हैं बहुत ही मैं समझता हूं महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन में करीबन 12 करोड़ टोटल कनेक्शन दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में 1,18,30,290। मैं इन आंकड़ों को एक तरफ रखता हूं। मैं अर्बन सेक्टर में और ग्रामीण सेक्टर में जो हमारी उज्ज्वला योजना है उस पर 5 मिनट 2 मिनट लूंगा। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में कोई 14 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन थे। वो 14 करोड़ 2014 से लेके आज के दिन कोई 31 करोड़ 50 लाख के करीब हैं, मोर देन डबल हुए हैं। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना में आप देखिए गरीब परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको एक मुफ्त गैस का चूल्हा
और सिलेंडर। और तब से लेके जब योजना की शुरुआत हुई तो एक टाइमलाइन थी, ये टाइमलाइन से 9 महीने पहले ही योजना कंप्लीट हो गई। फिर हम बढ़ाते गए उसको, अभी रिसेंटली हमने बढ़ाया और मुझे ये कहा गया इसके उज्ज्वला योजना भी शायद उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हुई थी, बलिया से। अभी जब हमने कनेक्शन बढ़ाए वो भी उत्तर प्रदेश में। और उज्ज्वला योजना अभी 9.6 करोड़ है टोटल। कुछ सजेशन भी है इसको 10 करोड़ तक ले जाया जाए, पर इसके जब अप्रूवल होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़। देखिए, ऊर्जा सेक्टर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, अब हम एथेनॉल बना रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 2014 में, उसके पहले 10 साल की सरकार में, उस समय मैं एक किसी देश में राजदूत था, तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम बायोफ्यूल जो है एथेनॉल, उसकी ब्लेंडिंग पेट्रोल में कम से कम 5% ले आएं, कोई 10 राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में। बड़ी मेहनत की पर बात बनी नहीं। 2014 में हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग देश भर में 1.4% थी। मोदी जी ने ये टारगेट रखा कि नवंबर 2022 तक हम 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लें। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते, नवंबर 2022 का जो 10% का टारगेट था वो हमने 5 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इस 10% ब्लेंडिंग के कारण हमें 41,000 करोड़ की इंपोर्ट पे बचत हुई। और इससे हमने 42,000 करोड़ अपने किसान भाइयों को दिया। पर हम यहां नहीं रुके। हमारा टारगेट था 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करना 2030 तक। हमने 2030 का जो टारगेट है आगे ले जाके 2025 तक रखा। और मुझे खुशी है आपको ये बताते कि हम 20% ब्लेंडेड फ्यूल 100 अपने रिटेल आउटलेट्स में या पेट्रोल पंप में आज के दिन ये मौजूद है, अवेलेबिलिटी है। अभी कुछ महीने पहले पानीपत में एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, वहां पे हमने पराली से एग्रीकल्चरल वेस्ट, आपको तो शायद इससे इतनी समस्या नहीं है जितनी दिल्ली में मेरे जैसे लोगों को है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ये जो उसका पराली को जला के और उसके में क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो पराली से एथेनॉल बनाई जा रही है। और हमने हमारे जो प्लांट्स हैं 2G सेकेंड जनरेशन, 3G बैम्बू से बना के, तो ये जो बायोफ्यूल्स पे मोदी जी के 9 साल में काम हुआ है, मैं समझता हूं इसके दुनिया भर में आज इंडिया एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। आने वाले महीनों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 5,000 देश भर में सतत या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगने चाहिए, उस पर बहुत जोरों से काम हो रहा है। और ये जो 9 साल में हमने किया इसको हम आगे बढ़ा के बाकी स्टेट्स में, खास करके जो बहुत सफल, जहां पे विकास का काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वहां पे भी और हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाएंगे। अब मैं हेल्थ सेक्टर पे आना चाहता हूं। आपको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसके तहत हर परिवार, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा, मेडिकल डायग्नोसिस करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज करवाने के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी है। और भाइयों बहनों देखिए,
देश भर में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 37 करोड़ लोगों को मिला और मुझे बहुत खुशी है, जिसमें 1,41,90,000 उत्तर प्रदेश में इसके लाभार्थी हैं। आगे मैं कुछ और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो समय दिया गया, आपको ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसकी हार्ड कॉपी तो मिल ही जाएगी। बाकी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ देश में लाभार्थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.37 करोड़, आपके यहां 15 लाख। सारी जो योजनाएं हैं बहुत तेजी से देश भर में और उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही हैं। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी को लगा, जब अर्थव्यवस्था एकदम बंद हो गई, अब काम वाम बंद हो गया, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स कई महीने बिल्कुल बंद रही, कृषि क्षेत्र में भी काम बहुत स्लो हो गया, पर उस समय लगा कि कुछ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो ज्यादा वल्नरेबल थे, और हमारे ये जो रेहड़ी पटरी पे अपना व्यापार करते हैं, जिसको हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, ये खास करके क्योंकि इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई थी, ये जाके रोज पैसे को बोरो करते हैं बड़े हाई रेट्स पे, और अपने दिन की कमाई के बाद उस पैसे को लौटाते। तो हमने एक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की, जिसको कहा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और कुछ ही समय में हमारे जो भाई बहन जो अपना व्यापार डेली बेसिस पे करते हैं रेहड़ी पटरी पे, इसमें करीब 35 लाख हमारे भाइयों बहनों को लोन मिला। और यूपी में भी ये जो योजना है बड़ी सफल रही, और यूपी के जो मेरे पास आंकड़े हैं, इसमें कोई 12,09,441 लाभार्थी इसके उत्तर प्रदेश में भी है। मैं थोड़ा जाना चाहूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। भारत जैसे देश जिसमें हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है, 2014 में हम ग्लोबली 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने 10वें स्थान से लेके हमें 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। पर इसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। इस समय हमारी जीडीपी जो है 3.48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। पर आप हमारे से जो थोड़े आगे हैं देश, उनको आप देखिए, उसमें से जर्मनी है और जापान है। एक की 4.1 ट्रिलियन है और दूसरे की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन है। अगर हमारी प्रोजेक्शन रेट ऑफ ग्रोथ जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और हम जो दावा करें वो नहीं, अगर उनके भी फिगर लें तो हम बहुत ही जल्द, मैं समझता हूं 1-2 साल के अंदर, हम दुनिया में तीसरे स्थान पे भारत की अर्थव्यवस्था होगी। देखिए 3.48 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जो हमारा टारगेट था 2025 तक, वो तो कोई मुश्किल लग नहीं रहा। अब लोग कह रहे हैं कि 2028 तक हम कोई 6-7 ट्रिलियन पे हो जाएंगे, और 2028 से लेके 2040 तक, अमृतकाल से पहले, हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी 28 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इस समय
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 20-22 ट्रिलियन होगी, चीन की इकोनॉमी होगी कोई 15 ट्रिलियन। जब हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पे गई तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो दुगनी हो गई। अगर ये प्रोजेक्शंस ब्रॉडली भी ठीक है तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो जो डबल हुआ ये 6 गुना और 8 गुना होगा। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर आपको यह कहूंगा कि पिछले साल से इस साल हमारे बजट में 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंक्रीज हुई है। कैसे? पहले 7.5 लाख करोड़ था, अब 10 लाख करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लगता है? मैं आपको एयर कनेक्टिविटी की बात बता दूं। बहुत मुझे खुशी हुई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट करी, आपके हर एक कमिश्नरेट पे हवाई अड्डा होगा। देखिए, अभी हवाई अड्डे 1947 से लेकर 2014 तक 74 थे, अब 74 नए बन गए और जो बनने जा रहे हैं। देखिए, मुझे थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, ये बात है 1974 की, पहली पोस्टिंग में हम लोग गए, मेरी वाइफ और मैं, जापान। उस समय उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फुटफॉल थी, मैंने आंकड़े देखे, 1 मिलियन पैसेंजर। आज दिल्ली का हवाई अड्डा जो है वो अपने आप में, जो पहले अभी का एयरपोर्ट है, अपने आप में कोई 75-80 मिलियन उसकी पैसेंजर फुटफॉल है, और चौथा रनवे जो बनने जा रहा है उसके साथ वो 100 मिलियन हो जाएगा। पर आप जो जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं उसके पहले फेज के साथ ही बनने के बाद दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट्स की कंबाइंड फुटफॉल 140 मिलियन होगी, जो आज सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे लंदन, हीथ्रो, गैटविक और स्टैनस्टेड को मिला के उससे भी ज्यादा होगी। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था तो हंसी मजाक में मैं अपने अधिकारियों से बात करता था। मैंने कहा, आपकी क्या प्रोजेक्शन है? तो बोले कि प्रोजेक्शन हमारी है कि अभी इस समय हमारे पास 700 जहाज है, जैसे एग्जांपल, इसको 1200 तक ले जाएंगे। मैंने कहा, मुझे तो आपकी सारी प्रोजेक्शन ही बहुत ही कंजर्वेटिव लगती हैं। मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 2000 तक जानी चाहिए। आपको 2000 का हवाई जहाज यूज होंगे। अब छोड़िए पुरानी बात, अभी जब एयर इंडिया ने 500-600 नए जहाज का ऑर्डर दिया और 400 पे ऑप्शन रखा, और इंडिगो एक और एयरलाइन, उन्होंने भी 400-500 किए, तो मेरी 2000 का, मैं तो ये तो हमारी जो सिविल एविएशन कनेक्टिविटी वो कहां से कहां जा पहुंच रही है। देखिए, मेट्रो पे क्योंकि मैंने शुरुआत लखनऊ के मेट्रो से की थी, 2014 तक मुझे लगा कि अगर आप मेट्रो की वो ले आए, स्लाइड एक थी, हां, 2014 तक ने यूपी की नहीं, नेशनल है, शायद हमारे पास 240 किलोमीटर के करीब टोटल मेट्रो नेटवर्क था। और मेट्रो रेल की शुरुआत मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ। 2040 किलोमीटर से चल के आज देश भर में मेट्रो कनेक्टिविटी है कोई 870, 80 या 90 किलोमीटर, 890 किलोमीटर, मुझे पूरा आंकड़ा याद नहीं है, वो स्लाइड क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। पर हमारे यहां 1040 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि ये इसके नई लाइंस के उद्घाटन आने वाले समय में जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जब ये 1040 किलोमीटर एग्जिस्टिंग लाइंस को आप जोड़ लें तो भारत का जो अर्बन ट्रांसपोर्ट या मेट्रो सिस्टम है ये दुनिया भर में तीसरे स्थान पे होगा। आज ऑलरेडी 5वें स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन है क्योंकि उनका जो मेट्रो नेटवर्क है
बहुत बड़ा है, 8,000 किलोमीटर। पर दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे कोई नया मेट्रो काम नहीं होगा। बीच में जापान और कोरिया है, हम उनसे आगे ऑलरेडी निकल रहे हैं। और हमारा अर्बन मेट्रो सिस्टम देखिए 240 किलोमीटर बना था टोटल, वो भी वाजपेयी जी के कारण 2014 तक। मोदी जी ने उसको खींच के हमारा 2024 में ही हम शायद तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। तो आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एयरपोर्ट्स, रोड नेटवर्क्स पे यहां पे बिल्कुल बहुत काम हुआ है, नेशनल हाईवेज एक्सेट्रा। मैं अब उन आंकड़ों में नहीं डाल रहा हूं क्योंकि समय की लिमिटेशन है थोड़ी सी। आप बाकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, ओवरऑल जो हमारी नीतियां हैं वो सब इनकरेज करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। आप रेलवेज पे आप जैसे ही हम बात कर रहे हैं, मुझे याद आया कि शायद 22वीं अभी 12 बजे शायद माननीय प्रधानमंत्री जी 22nd वंदे भारत एक्सप्रेस का नॉर्थ ईस्ट में फ्लैग ऑफ होगा। हमारी जो रेल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे हवाई अड्डे तो मैं समझता हूं कि अब वर्ल्ड क्लास हैं, और जो नहीं है उस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम भी हो रहा है। देखिए, पहले जो एयरपोर्ट थे दिल्ली का और मुंबई का, उसकी प्राइवेटाइजेशन में उस समय हमें 28,000 करोड़ मिला, जिसके कारण सारे बाकी एयरपोर्ट हो गए। और अभी हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, आप देखिए जिस जोरों से अभी जो शुरू हो रहा है दिल्ली के रेलवे स्टेशन, बाकी जगह में रेलवे स्टेशन। सो कनेक्टिविटी, सरफेस कनेक्टिविटी, रोड्स, रेल कनेक्टिविटी, शहरों के अंदर मेट्रो कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ये सारी बाकी हमारे जो हैं, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आप देखिए, और अभी यह मनाली से लाहौल स्पीति का जो डिस्टेंस है, पिछली स्लाइड ले आइए जरा, इसमें 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। बाकी जो रोड्स बनाई जा रही हैं हमारी दिल्ली से कटरा हाईवे एक्सेट्रा, हमारी जो पीएम गति शक्ति योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान, मैं समझता हूं पहली बार हमारे इतिहास में, हमारे जो 1947 के बाद में इतिहास में सारी ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इनको एक तरीके से, नहीं तो पहले क्या होता था, एक हम योजना करते थे, फिर दूसरी बनती थी, फिर खुदाई शुरू हो जाती थी एक्सेट्रा। और ये अभी हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं कि अगले आने वाला समय, क्योंकि एक तो ये जो 9 साल के आंकड़े हैं वो तो अपने आप में एक कहानी बताते हैं, पर जो फाउंडेशन ले की गई, अब फॉर इंस्टेंस मैं ट्रेड पे आना चाहता हूं जरा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे 1 मिनट दीजिए मेरे को। हमारी 2014 और 15 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी 3.27 लाख करोड़ 2014 में, 15 जो फाइनेंशियल ईयर होता है। ये एक्सपोर्ट्स 2022 और 23 में, जो मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2023 को एंड किया है, ये 3.27 लाख करोड़ से चढ़ के 36.91 करोड़। इंपोर्ट्स हमारी 2014-15 में 4.48 लाख करोड़ थी, ये 16.58 लाख करोड़ हैं। और
इंपोर्ट एक्सपोर्ट शायद पूरी कहानी बताते नहीं है। ऐसी चीजें जो आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का उद्घाटन किया है, उसमें सारा जो मटेरियल यूज हुआ है हमारे राज्यों से, और मैं समझता हूं कि आप किसी भी एरिया में चले जाइए ट्रेड में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।